Hello everyone, welcome to my channel DSC, that is Dynamic School of Excellence. As you know that we have been doing this chapter Nationalism in India from class 10 history. So हमने already तीन topics discuss कर लिए हैं. जैसे we have already seen the Rowlatt Act, we have seen Jallianwala Bagh and many satyagrahas and all. तो अब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि खिलाफत मूवमेंट क्या है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे. आज हम सिर्फ देख रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स. तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि ये खिलाफत मूवमेंट है क्या. तो सबसे पहले तो ये वर्ड समझ लेते हैं, खिलाफत. खिलाफत का मतलब क्या होता है कि आप किसी के खिलाफ जा रहे हो, आप किसी के अगेंस्ट हो. ठीक है, तो ये एक मूवमेंट शुरू हुई थी. अब इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ऑलरेडी गांधी जी का जो एक विजन था वो कहीं ना कहीं फेल हुआ था इन द रॉलेट सत्याग्रह, बिकॉज दैट मूवमेंट बिकेम वायलेंट. लेकिन गांधी जी डिड नॉट गिव अप. वो चाहते थे कि हमें अभी भी कुछ ऐसा करना है कि इस मूव ये वाली मूवमेंट फेल हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन अब ही वाज लुकिंग फॉर सम अदर मूवमेंट. तो महात्मा गांधी जी फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट. ब्रॉड बेस्ड मतलब एक ऐसी मूवमेंट जो पूरे जिसमें सारे जो इंडिया के लोग हैं वो इन्वॉल्व हो, और जिसमें साथ में हिंदू और मुस्लिम्स भी एक साथ आ जाए, क्योंकि विदाउट मुस्लिम सपोर्ट इट वाज नॉट पॉसिबल. अगर सब मिलके लड़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा. तो इसके लिए गांधी जी को एक मौका मिला. वो मौका कैसे मिला, उससे पहले एक और चीज देखते हैं. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1919 में, और ये वही टाइम था जब ये सारी चीजें चल रही थी, बिकॉज दिस जलियांवाला बाग इंसिडेंट आल्सो हैड टेकन प्लेस इन 1999. ठीक है, तो जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो वहां का जो राजा था किंग ऑटोमन, ये ऑटोमन एक एम्पायर था पूरा, जहाँ पे दिस किंग ऑटोमन वाज द मेन लीडर. ही वाज डिफीटेड इन दैट वर्ल्ड वॉर. ये सारी चीजें आपको किंग ऑटोमन के बारे में, यू आर गोइंग टू स्टडी इन नेशनलिज्म इन यूरोप, तो और अच्छी तरह समझ आएगा तब. तो ये जो किंग ऑटोमन था, ही वाज डिफीट. और इस किंग की जो पावर थी वो क्या थी, ही इज द किंग, ही इज किंग ऑटोमन. इसकी पावर ये थी कि ही वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड. तो इसको खलीफा कहते थे. तो ये जो किंग ऑटोमन था, ऑटोमन एम्पायर का मालिक, यूरोप का ही एक पार्ट है ये, तो वहां का ये खलीफा था. मतलब ही वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड. तो अगर खलीफा एग्जाम में आता है कि हु इज खलीफा, तो यू कैन राइट डाउन दिस डेफिनेशन. तो उससे कुछ पीस ट्रीटीज साइन करवाई गई, और ये पीस ट्रीटीज बहुत हार्श थी, क्योंकि जो हार जाता है राजा, उसको तो फिर बहुत सारी शर्तें माननी पड़ती हैं. तो जो बाकी के जो कंट्रीज थे, उन्होंने काफी हार्श ट्रीटीज इसके ऊपर, इनके ऊपर लगा दी थी. तो ही वाज नॉट हैप्पी विद दैट. अब जितने भी मुस्लिम्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे वर आल्सो नॉट हैप्पी विद सच थिंग. तो इंडिया में भी इसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू की गई. तो शौकत अली और मोहम्मद अली नाम के दो ब्रदर्स थे, जिन्होंने 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी बनाई. और इस खिलाफत कमेटी को क्यों बनाया, जस्ट दे वांटेड टू डिफेंड द पावर ऑफ किंग ऑटोमन. तो किंग ऑटोमन की पावर को, अपने खलीफा की पावर को डिफेंड करने के लिए उन्होंने एक खिलाफत कमेटी बनाई, जिस कमेटी को बनाया गया था बाय शौकत अली एंड मोहम्मद अली. ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि यही आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए जरूरी है. उन्होंने ये कमेटी बना दी. अब उनको भी कहीं ना कहीं हिंदूज का सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि हिंदूज मेजोरिटी में थे. तो ये जो ब्रदर्स थे, इन्होंने गांधी जी से कहा कि भाई क्या एक कोई पॉसिबिलिटी है कि हम एक यूनाइटेड मास एक्शन ले इस इश्यू पे. यूनाइटेड मास एक्शन मतलब कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके फिर हम एक्ट करें तो ज्यादा फर्क पड़ेगा. एक दो लोगों के अपोज करने से कुछ नहीं होगा. तो गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट. तो यहाँ पे गांधी जी को लगा कि अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है कि नाउ वी कैन यूनाइट द हिंदू एज वेल एज द मुस्लिम. तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे. उसके लिए उन्होंने कैलकाटा में एक सेशन रखा, और कांग्रेस के जो भी लीडर्स थे उन्हें बुलाया.
एंड दिस वाज हेल्ड इन सितंबर 1920। अब मैंने इसको इतना एम्फसाइज क्यों किया है यहाँ पे, क्योंकि ये आपका मैप का क्वेश्चन है एग्जाम में। ये एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है कि जो गांधी जी के जो बहुत सारे सेशंस हुए थे, कांग्रेस के जो सेशंस हुए थे, वो कहाँ कहाँ पे हुए थे। तो सितंबर 1920 वाला सेशन कहाँ हुआ था, अगर ये आता है तो यू हैव टू मार्क कैलकाटा, जो है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ईस्ट साइड पे। एक और वीडियो में मैं सारे जो मैप वर्क है वो भी डिस्कस करेंगे, तब ये और चीजें अच्छी तरह समझाऊंगी। बट अभी आपको ये याद रखना है कि जो ये सेशंस हुए थे, कहाँ हुए थे और क्यों हुए थे। तो ये जो सेशन हुआ था, दिस वाज हेल्ड टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मतलब वो सब जो कांग्रेस लीडर्स थे, ही वांटेड टू कन्विंस देम कि हमें ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करनी है अलोंग विद दिस खिलाफत मूवमेंट। तो इस खिलाफत मूवमेंट में, जिसमें खलीफा की पावर को डिफेंड करना था, इस जिसमें हमने ये चीजें देखी हैं, उसके साथ गांधी जी ने अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी यहाँ पे लॉन्च कर दी। तो दिस इज खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है क्या, इसमें हुआ क्या, क्या किया गया, गांधी जी ने क्या ऐसा प्लान बनाया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, क्या ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करे कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की। तो अपनी गांधी जी ने एक बुक लिखी है हिंद स्वराज, ये याद रखना है आपको। 1909 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने कुछ चीजें बताई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो ब्रिटिशर्स है ना, दे आर एबल टू यू नो सर्वाइव एंड दे आर एबल टू एस्टैब्लिश देयर रूल इन इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियंस कॉपरेशन। क्योंकि हम लोग उन्हें कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जैसे वहाँ पे जो इंडिया में जो उस समय स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, वहाँ पे इंडियन टीचर्स थे, इंडिया के ही लोग पढ़ा रहे थे। भले ही ब्रिटिशर्स ने स्कूल खोले हुए थे, कॉलेजेस खोले हुए थे, बट वहाँ पे इंडियंस ही पढ़ाते थे, ठीक है। लाइकवाइज इन कोर्ट्स ऑल्सो देयर वर लॉयर्स, सारे लीगल काम करने के लिए लॉयर्स थे। देयर वर सो मेनी सिविल सर्विसेज, पुलिस में भी सारे इंडियन सिपाहीज होते थे, ठीक है। तो देयर वर सो मेनी थिंग्स वेयर इंडियंस वर इन्वॉल्व। तो गांधी जी को लगा कि अगर हम उनके साथ सब उनको कोऑपरेट ना करें, अगर हम ये सारी उनकी जो हम उन्हें सर्विसेज दे रहे हैं वो बंद कर दे, तो इससे क्या होगा कि दे देयर रूल विल कोलैप्स इन इंडिया, सो दे वोंट बी एबल टू यू नो रूल इन आवर कंट्री। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था बिहाइंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि भाई इनके साथ कॉपरेट मत करो, इनकी सर्विसेज जो हम इनको दे रहे हैं वो बंद कर देते हैं, इनको जो हम हेल्प कर रहे हैं काम करने में वो बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने लोगों से बात की, कांग्रेस लीडर्स से बात की। तो जो कांग्रेस लीडर्स थे, दे वर क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट द मूवमेंट। उनको लगा कि हाँ, ऐसी किसी मूवमेंट की जरूरत तो हमें है, लेकिन दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट काउंसिल इलेक्शंस। रिलक्टेंट मतलब अनविलिंग, वो नहीं चाहते थे कि हम जो काउंसिल इलेक्शंस हैं, जो लोकल लेवल के इलेक्शंस होते हैं, हम वो बॉयकॉट करें। क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शंस के थ्रू क्या होता है ना, कि इंडियंस को एक कहीं ना कहीं एक पावर मिल जाती है। हमने पावर शेयरिंग में भी ये चीज देखी थी कि इलेक्शन एक तरीका है कि आपको एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, अपने एरिया की कमांड आपके हाथ में आ जाती है, तो फिर बिल्कुल ही कुछ नहीं रहेगा हमारे हाथ में। तो दे डिड नॉट वांट टू बॉयकॉट दैट, क्योंकि इलेक्शंस होने वाले थे नवंबर 1920 में। अब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। तो और दूसरी चीज, उनको ये भी डर था कि शायद इससे कोई पॉपुलर, ये फिर से वायलेंस में ना कन्वर्ट हो जाए जैसे पहले हुआ था। तो दिस शुड नॉट हैपन, हिस्ट्री शुड नॉट बी रिपीटेड हियर। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस लीडर्स क्यों नहीं चाहते थे, व्हाई दे वर रिलक्टेंट, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। क्योंकि एक तो उनको काउंसिल इलेक्शंस नहीं बॉयकॉट करने थे, खत्म नहीं करने थे, और उनको लग रहा था कि कहीं इससे दोबारा से वायलेंस ना शुरू हो जाए, इसलिए। तो गांधी जी ने दोबारा से एक मीटिंग करी थी दिसंबर 1920 में। ये फिर से एक क्वेश्चन हमारा आ जाता है मैप का। तो ये मीटिंग कहाँ हुई थी, नागपुर। अब नागपुर आता है महाराष्ट्र में, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बताऊंगी बाद में जब हम मैप वर्क करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है। तो दिस वाज डन, ओके। सो वी हैव सीन द फीचर्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये 1920 दिसंबर 1920 में ये फाइनलाइज हुआ, और तब इस मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया। मतलब ये कह सकते हैं हम कि 1921 से ये मूवमेंट फुल फ्लेज्ड शुरू हो गई, ठीक है। तो इसमें करना क्या था कि हमें टाइटल सरेंडर करने थे,
टाइटल्स मतलब जैसे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जैसे आज के टाइम में भारत रत्न और इस तरह के अवार्ड्स दिए जाते हैं ना सिविलियंस को, तो उस समय पे नाइटहुड का टाइटल दिया जाता था। तो वो आपको टाइटल्स वापस करने हैं, जो भी आपको मेडल्स मिले हैं या जितने भी अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, आप सब वापस कर दो, हमें नहीं चाहिए। गांधी जी ने कहा ठीक है, सारी सर्विसेज बॉयकॉट कर दो, स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर दो। इस तरह की मूवमेंट उन्होंने शुरू की। तो अब ये मूवमेंट टाउन में हो गई इम्प्लीमेंटेड। तो शहरों में क्या किया, जो स्टूडेंट्स थे दे लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्टूडेंट्स ने वहां पे जाना बंद कर दिया। जो हेडमास्टर्स और टीचर्स थे दे रिजाइंड, उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। लॉयर्स आल्सो गिव अप सर्विसेज। इसी तरह से और भी जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी। सिविल सर्विसेज जो थी सबने बॉयकॉट कर दी। काउंसिल इलेक्शंस थे वो भी बॉयकॉट हो गए। लोगों ने कहा कि हम इलेक्शंस भी नहीं लड़ेंगे। अपने अपने जो, सिर्फ एक ने मना नहीं किया था, वो है मद्रास, ये याद रखना है आपको। तो मद्रास के जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। तो वहां पे एक जस्टिस पार्टी थी। इन्होंने क्यों नहीं किया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नॉन ब्राह्मण कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, और इनको ऐसा लगा कि यही हमारे पास एक तरीका है थ्रू विच वी कैन गेन सम पावर। क्योंकि पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा था ना कि जब आप इलेक्शन लड़ते हो, रिप्रेजेंटेशन मिलती है, तो वी कैन गेट सम पावर देयर। तो इस वजह से उन्होंने नहीं सिर्फ मना किया था, बाकी सब ने बॉयकॉट कर दिए थे इलेक्शंस। रविंद्रनाथ टैगोर, जानते हैं हम इन्हें, इन्होंने, इनको एक टाइटल मिला था नाइटहुड का, तो इन्होंने वो टाइटल भी सरेंडर कर दिया था। इन्होंने, और ही वाज वेरी डिस्प्लीज्ड विद दैट जलियांवाला बाग मैसेकर, तो इनको बहुत गुस्सा आया था। वो भी एक रीजन था कि इन्होंने अपना वो जो नाइटहुड का टाइटल था वो वापस कर दिया। उसके अलावा लोगों ने क्या किया, जितने भी जो फॉरेन गुड्स जो वो खरीदते थे, उसमें बड़ा फैशन था, लोगों को बड़ा पसंद था फॉरेन गुड्स वगैरह खरीदना, सो दे वर आल्सो बायकॉटेड। ठीक है, ये उन्होंने किया। उसके अलावा जो लिकर शॉप्स थी उनको पिकेट करना शुरू कर दिया। पिकेटिंग क्या होती है, ये क्वेश्चन आता है कई बार, व्हाट इज पिकेटिंग। तो पिकेटिंग का मतलब होता है व्हेन यू ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ अ शॉप और अ फैक्ट्री। आप जब वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन करते हो, धरना देते हो, लोगों को अंदर आने नहीं देते हो, उसको कहते हैं पिकेटिंग। तो ये शॉप्स को पिकेट किया गया, लोगों ने इकट्ठा हो गए जाके, जो लिकर शॉप्स होती हैं, जो शराब की दुकानें होती हैं, कि भाई हम आपको ये शराब नहीं बेचने देंगे जो फॉरेन लिकर है वो। तो इस तरह से ये सारी चीजें शुरू हुई। और जो फॉरेन क्लोथ्स थे दे वर बर्न्ट इन बोनफायर। तो बॉनफायर क्या होती है, इस तरह से बीच में लकड़ी से आग जलाई, जैसे होली पे जलाते हैं, और उसमें लोग आके अपने जो फॉरेन क्लोथ्स थे वो, मतलब सबने बहिष्कार कर दिया। बॉयकॉट का मतलब क्या होता है, आपने उसको तिलांजलि दे दी। सो दिस वाज डन इन दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, कुछ भी आ जाए आपको इसमें से ही चीजें सोच समझ के लिखनी है। तो ये है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन। अब उसके बाद इसकी इफेक्ट्स क्या थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो इफेक्ट्स थी, इसका फायदा क्या हुआ कि जो इम्पोर्ट था फॉरेन गुड्स का, ये मैंने 3 पॉइंट्स लगे हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये तो आपको पता होना चाहिए। इट डिक्लाइंड बाय 50%। तो जो बाहर से लंदन की और ब्रिटेन की जो कंपनीज में जो माल बनता था और जो इंडिया में बेचते थे वो, तो वो डिक्लाइन हो गया 50%, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत कम रह गई, लोगों ने बंद कर दिया फॉरेन गुड्स खरीदना, और जो होते भी थे उनके पास उसको उन्होंने जलाना शुरू कर दिया। तो देयर वर ओपन बॉनफायर्स। जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे दे रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। तो उन्होंने जो ट्रेडिंग थी उसकी बंद कर दी कि हम फॉरेन गुड्स अपना खरीदेंगे ना बेचेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और जो वो फाइनेंस करते थे फॉरेन ट्रेड को, दे स्टॉप्ड दैट आल्सो। तो ये सारी चीजें बंद हो गई। तो इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको काफी इकोनॉमिकल लॉस हुआ। दैट वाज द प्रॉब्लम। और जो एक और अच्छी चीज ये हुई कि जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी और हैंडलूम का जो काम होता है, इस तरह से जो हाथों से बनाई जाती है, इस तरह से देखो, आई यू कैन सी इन द पिक्चर। तो दे दैट फ्लरिश्ड, दैट ब्लूम्ड, क्योंकि जो डिमांड है इंडियन गुड्स की वो बढ़ गई। तो जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स हैं, जो खादी है वो लोगों ने पहनना शुरू कर दिया, हैंडलूम की चीजें बिकनी शुरू हो गई। तो ये जो इंडस्ट्री है हमारी, जिसको बिल्कुल धक्का लगा था पहले, नाउ दैट ब्लूम्ड, दैट prospered, so there was a great change in the economy. So these are the economical changes which were brought by non-cooperation movement. लेकिन फिर ये मूवमेंट स्लो क्यों हो गई, अच्छी चल रही थी, सब चीजें सही थी। अब एक चीज है कि
आपको वही कहे कि भाई आपको स्काई डाइविंग करनी है और बहुत ऊपर से जाके हेलीकॉप्टर से जंप मारना है नीचे, ठीक है, एंड पीपल से कि ये आपके लिए फायदे के लिए है, तो ठीक है आप करोगे, आपका लीडर ने आपको कहा है कि भैया दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है, तो वो हमारे साथ क्या हुआ, कुछ ऐसा ही हुआ कि हम जंप तो कर रहे थे कि चलो कुछ अच्छा होगा, वी विल एंजॉय दैट, लेकिन पैराशूट नहीं था हमारे पास सेफ लैंडिंग के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से हियर? गांधी जी ने कहा कि आप खादी के कपड़े पहनना शुरू करो, लेकिन खादी बहुत एक्सपेंसिव थी, और जो वहां से फैक्ट्री से बन के आता था कपड़ा वो बहुत सस्ता होता था, तो दैट वाज चीप, क्योंकि वो तो मशीनों से बन रहा है, हाथों वाली चीजें महंगी होती हैं जो हाथ से बनती हैं, और जो पुअर पीपल हैं दे कुड नॉट अफोर्ड दैट, तो उनके पास ऑप्शन नहीं था, दे हैड टू रिटर्न टू द फॉरेन क्लोथ्स, जो सस्ते भी होते थे और ज्यादा लंबे चलते थे, वो सिंथेटिक फाइबर होता था वो। दूसरी चीज कि बच्चों ने स्कूल्स कॉलेजेस तो छोड़ दिए, सारे इंस्टीट्यूशंस आपने बॉयकॉट कर दिए, बट हाउ विल दे अर्न देयर ब्रेड एंड बटर? क्या लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट था? नो, देयर वाज नो एम्प्लॉयमेंट, तो इंडियन एम्प्लॉयमेंट नहीं था, ठीक है, आप जॉब छोड़ के कब तक घर पे बैठोगे ना, सिर्फ मूवमेंट से तो यू कैन नॉट फिल द bellies of your family members, that was the problem. So the students, teachers, lawyers started joining back, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जब उन्होंने देखा कि भाई हमारे घरों में खाना नहीं है, वी डोंट हैव फूड टू ईट, तो हाउ विल मैनेज, तो दे जॉइंड बैक देयर गवर्नमेंट ऑफिसेस। अदर थिंग कि देयर वर नो स्कूल्स एंड कॉलेजेस, आपने ये तो कह दिया कि आप स्कूल्स कॉलेजेस छोड़ दो, बट स्टूडेंट्स के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, दे शुड हैव सम अदर कॉलेजेस, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पे वो पढ़ सकें जाके, वी डिड नॉट हैव दैट सिस्टम। So I hope you must have understood my point ki why this movement failed. So this is the reason that you have to understand very well. So I hope I have made myself clear here कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, उसमें क्या क्या हुआ। मेन पॉइंट सिर्फ याद रखना है आपको कि नॉन कॉपरेशन का मतलब है कि आप उनकी हेल्प मत करो, ठीक है, आप इलेक्शंस मत लड़ो, आप फॉरेन गुड्स मत खरीदो, उनकी बनाई हुई चीजें मत खरीदो, और उनके बनाए हुए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे काम मत करो, बेसिकली दिस इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, तो इसके फायदे भी हुए, और लेकिन ये मूवमेंट इतनी ज्यादा, मतलब शहरों में स्पेशली इन टाउन्स इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, तो उसके रीजंस भी मैंने आपको बता दिए कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं थे कि भाई आपने ये तो छोड़ दिया, अब वो करेंगे क्या, सो ड्यू टू दिस दिस मूवमेंट वाज नॉट वेरी मच इफेक्टिव। सो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट सच मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। See you soon with the next video. Bye everyone.